All right, let's get back, everyone. Break over. ठीक है. Next section, next portion. I just skipped out a sum. It is there in the new material, so I'll just do that sum. वो cash flows, uneven cash flows के पहले था. Example PV of a deferred perpetuity. Please find that quickly. Uneven cash flows के पहले वाला sum है. Just before uneven cash flows, perpetuity वाला part में होगा. Perpetuity का last sum. Did you get that? Perpetuity वाला section का last sum. Example PV of a deferred perpetuity. Uneven cash flows के पहले perpetuity का last sum. Everybody there? Alright, even if you've not found it, I'll read the question for you. Assume that Codon preferred stock in the preceding example is scheduled to pay the first dividend in 4 years. It is non-cumulative. Non-cumulative का meaning समझा रहा हूँ. Given 8% return, what is the preferred stock का value today? So basically question क्या बोल रहा है? टाइम 0, 1, 2, 3, 4 यहां से वो 4.5 का डिविडेंड पे करना चालू करेगा अप टू इन्फिनिटी. क्वेश्चन में हल्का सा मॉडिफिकेशन है. व्हाट द प्रीवियस क्वेश्चन वाज 4.5 हमेशा एन्युइटी पे कर रहा है, तो हम लोग 4.5 डिवाइड बाय 0.08 करके वी गॉट द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी एज 56.25. नाउ द क्वेश्चन इज टेलिंग यू दैट दिस कंपनी विल स्टार्ट पेइंग इट्स फर्स्ट डिविडेंड एट ईयर 4 एंड देन ऑनवर्ड्स वो हमेशा हमेशा के लिए देगा. नया कंपनी होगा, बोल दिया होगा फर्स्ट 3 इयर्स डिविडेंड नहीं देंगे, 4 इयर्स डिविडेंड नहीं देंगे, राइट. एंड इट इज नॉन क्यूमुलेटिव. नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक मतलब अगर क्यूमुलेटिव होता तो यहां पे जो 3 बार 4.5 नहीं दिया है वो यहां देना पड़ता. क्यूमुलेटिव मतलब फॉर एवरी ईयर प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव विल डू इट इन इक्विटी वाला बुक अगेन. प्रेफरेंस शेयर्स में अगर आपको इक्विटी डिविडेंड यहां नहीं मिला, इफ यू डिड नॉट रिसीव डिविडेंड ओवर हियर, प्रेफरेंस डिविडेंड ओवर हियर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में यहां आपको वो तीनों 4.5 देना पड़ता. सो इन केस अ कंपनी हैज मेड एनी काइंड ऑफ लॉसेस, you don't have to pay the dividend over here. But then the year in which your dividend, जिस साल आपने प्रॉफिट किया है उस साल आपको वो डिविडेंड देना पड़ेगा. अगर क्यूमुलेटिव होता तो had it been a cumulative preferred stock, preferred stock is kind of preference shares. जो अपने इंडिया में प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं उसको ये लोग प्रेफर्ड स्टॉक बोल रहे हैं यूएस में. सो अगर क्यूमुलेटिव होता तो जो साल आपने डिविडेंड नहीं पे किया बिकॉज ऑफ योर लॉसेस, दैट क्यूमुलेटिव मिला करके मिलेगा यहाँ पे. नॉन क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंड नहीं मिला, लॉस था, डिविडेंड नहीं मिला, भूल जाओ, अभी आगे नहीं मिलने वाला है. सो दिस क्वेश्चन इज टेलिंग यू दैट ईयर 4 ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू गेट अ 4.5 का डिविडेंड. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक टुडे? वैल्यू ऑफ द स्टॉक कैसे आएगा एक बार बताइए. 56.25 कैसे आया था? वैल्यू ऑफ द स्टॉक वाज 4.5 डिवाइड बाय 0.08 करके वैल्यू आया था. उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा 1.08 टू द पावर 4 से. बोलो करेक्ट. क्या कर रहे हैं? वैल्यू यहां पे आएगा ना. कोई भी चीज का वैल्यू इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. द वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक 56.25 वाज कैलकुलेटेड ओवर हियर. यू हैव टू डिस्काउंट इट 3 times, देन यू विल गेट द वैल्यू. कोई भी चीज का वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज. If I'm buying a preferred stock today, आज का 4.5 उस 56.25 में नहीं डाला हुआ है. सोचो ना, कॉमन सेंस लगाओ. 56.25 है, उसके ऊपर 1 साल रखोगे तब 8% मिलेगा, तब 4.5 मिलेगा. फिर वापस वो 56.25 होगा, फिर उसको 1 ईयर के लिए रखोगे, फिर उस पर 8% रिटर्न आएगा, you'll again get 4.5. आज का 4.5 उसमें इंक्लूड नहीं होगा ना. First you have to keep the 56.25 for a year, then only you generate a 8% 4.5 का dividend return, right? बोलो, समझ में आया this part? So when you're getting the preferred stock का value 56.25, it is always P0 is a PMT at time 1 divided by the I that you were using. We don't use it this way actually, but कोई भी चीज का value होता है. Present value is a PV of future cash flows. आज का डिविडेंड नहीं आएगा ना उसमें. आपका 56.25 इज नॉट द वैल्यू ओवर हियर. यहां अगर 56.25 आपको वैल्यू बोलना है तो ये 56.25 फ्यूचर के 4.5 को लेकर के है. क्योंकि यहां अगर सपोज आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, यू वांट टू इंक्लूड 4.5. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट 12 AM यहां का, तो सुबह सुबह मेरे को 4.5 मिला. अभी जो स्टॉक का वैल्यू है वो 56.25 होगा, बिकॉज 56.25 के ऊपर 8% करोगे तो 4.5 नेक्स्ट ईयर का आएगा. अगर वो 56.25 इंक्लूड ये वाला 4.5, आपका बोलना का मतलब है कि दिस इज 56.25 ओवर हियर. इफ दिस 56.25 इंक्लूड्स 4.5, तो आज का 56.25 से पहले 4.5 मिलेगा,
फिर जो 52 51.75 जो बचेगा उसका 8% इज नॉट 4.5, सो दैट्स रॉन्ग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसका 4.5, उसका 8% इज नॉट 4.5. अगर आप बोल रहे हैं कि 4.5 इसी के अंदर घुसा हुआ है, ये आज का 56.25 का वैल्यू है, इसके अंदर 4.5 घुसा हुआ है, तो आज 4.5 मिलेगा. तो 56.25 माइनस 4.5 करो, यू विल बी लेफ्ट विद 51.75. 51.75 का 8% इज नॉट 4.5 नेक्स्ट ईयर. दैट्स इनकरेक्ट. सो 56.25 का जो वैल्यूएशन आया है दैट इज 4.5 अगर टाइम 4 से इंफिनिटी तक मिल रहा है. सो वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक इज एज ऑन टाइम 3. 56.25 का जो वैल्यूएशन आया है दैट इज बेस्ड ऑन एज ऑन टाइम 3. उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना है तो डिवाइड बाय 3 टाइम्स होगा. 1.08 क्यूब. बोलो कंफर्टेबल एवरीवन? सो दिस वाज वन सम आई मिस्ड आउट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ये भी स्टार्टिंग में कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि बुक का सारा सम प्रैक्टिस कराऊंगा, बेटर लेवल के सम्स कराऊंगा. अभी वी जस्ट स्टार्टेड. ठीक है, लेट्स मूव टू द लोन एमोर्टाइजेशन वाला पार्ट. लेट्स मूव टू समथिंग कॉल्ड लोन एमोर्टाइजेशन. ध्यान दीजिएगा, बी वेरी अटेंटिव. क्यूमुलेटिव अलग से करेंगे इक्विटी पार्ट में. एंड क्यूमुलेटिव अगर होता, लेट्स आंसर ओनली. Had it been cumulative 4.5, उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट नहीं देता है. सो अगर क्यूमुलेटिव होता तो यहां पर योर रिसीवेबल वुड हैव बीन 4.5 into 4, 18. यहां पर वैल्यूएशन वुड हैव बीन 56.25. थिंक, लेट्स डू दिस. ही इज सेइंग कि अगर क्यूमुलेटिव होता तो कैसे होता. अगर क्यूमुलेटिव होता तो कैसे होता. यहां का 4.5 यहां मिलेगा सारा, और इस साल का भी 4.5 यहीं मिलेगा. तो यू आर गोइंग टू गेट 18 ओवर हियर. 4.5 into 4. यहां पे वैल्यू विल बी फ्यूचर 4.5 का पीवी 56.25. 56.25 प्लस 18 का पीवी यहां लेंगे. बोलो फॉलोइंग? ऑलराइट. So that is, you chose non-cumulative preference shares. If you wanted to make profit, that depends on what you are choosing. We'll move forward. Loan amortization schedule में आइए. Alright, loan amortization schedule. First, be very attentive over here. मेरे को एक काम करेगा, कुछ आंसर्स दीजिएगा. Let's say 1, 2, 3, 4, 5. Let's say 1000 का लोन ले रहे अपने. 10% इज योर I by Y. N is equal to 5. PMT कंप्यूट करके दो ना प्लीज. You've taken a loan of 1000. 10% is your rate of return. I by Y. N is 5. PMT बताओ. 263.79. ठीक है. थोड़ा बेटर 100 कर दो, कम जीरोस लिखना पड़ेगा. So we took a loan of 100. We took a loan for 5 years. The interest rate was 10%. 26.38 turned out to be my EMI. ये मेरा PMT निकल के आया. PMT निकल के आया मतलब 26.38, 26. $26.4 5 बार उसका प्रेजेंट वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 100. पीएमटी का मतलब यही था ना. 20 इसको यूज करके ये निकालो, इसको यूज करके ये निकालो, एक ही बात है. 26.4 का 5 EMIs का प्रेजेंट वैल्यू टुडे इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 100. सपोज आई टुक अ लोन ऑफ 100. I bought a house, I bought a car, I've taken a loan of 100 and I'm supposed to pay an annual installment of 26.4. That is my EMI. उसको मंथली कर दोगे ना तो उसको मंथली इंस्टॉलमेंट बोल देंगे. इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, दैट इज EMI. रेगुलर बेसिस पर सेम अमाउंट करके अपने अपना लोन पे ऑफ करेंगे. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर पेइंग ऑफ 100 के ऊपर 26.4 रेगुलरली, यू आर पेइंग ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बोथ. ध्यान दीजिएगा. आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी. Your opening balance, let's say year 1. Opening balance at year 1 was 100 का लोन लिए. You were supposed to pay an interest of how much? 10%. आपको पे कितना करना चाहिए था? 10.
हाउ मच डिड यू पे? पीएमटी का जो अमाउंट है वो पे कर रहे हैं. एक्सेस पेमेंट विल बी ट्रीटेड एज प्रिंसिपल रीपेड. थिंक 100 का लोन लिया, इंटरेस्ट 10 देना था, मैंने 26.4 दिया, तो 10 इंटरेस्ट को चला गया एंड एक्स्ट्रा जो 16.4 था वो प्रिंसिपल रीपेड नहीं हो जाएगा. यू आर सपोज टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ 10. सपोज 100 का लोन लिया, 10 का इंटरेस्ट था, 10 दे दिया, उसके अलावा 16.4 एक्स्ट्रा दे दिया अलग से, तो 16.4 आई एम काइंड ऑफ रीपेइंग माई प्रिंसिपल. सो इफ आई पेड 16.4 का प्रिंसिपल, मेरा क्लोजिंग प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस कितना बचेगा एंड ऑफ द ईयर? That will be 100 minus 16.4. That is going to be 83.6. Year 2 में 83.6 का मेरा आउटस्टैंडिंग लोन था. अब मैंने जब 16.4 प्रीपे कर दिया है, लास्ट ईयर पे कर दिया था, आई एम नॉट सपोज टू बी पेइंग इंटरेस्ट अगेन ऑन द होल अमाउंट. आई हैव ऑलरेडी पेड बैक द प्रिंसिपल. दिस ईयर द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इज ओनली 83.6. सो 83.6 के ऊपर 10% रेट करके 8.36 बनना चाहिए. थोड़ा ना अपने कैलकुलेशन इजी करने के लिए लेट्स राउंड इट ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस एंड लास्ट में हल्का सा राउंडिंग ऑफ एरर आएगा. विल टेक केयर ऑफ दैट. तो 83.6 में यू आर सपोज टू पे 8.4 बट यू एंडेड अप पेइंग 26.4. द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट यू पेड इज 18. अपने 18 एक्स्ट्रा दे दिए, देना चाहिए था खाली 8.4 का इंटरेस्ट, बट 26.4 दिए. यू काइंड ऑफ रीपेड बैक 18. तो 83.6 माइनस 18 इज गोइंग टू गिव यू 65.6. Year 3 पे 65.6 आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है. आई एम सपोज टू पे अ 10% इंटरेस्ट ऑफ लेट्स से 6.6. आई एंडेड अप पेइंग 26.4 अगेन. एक्सेस पेमेंट कितना किया आपने? 19.8. तो 65.6 में से 19.8 का लोन चुका दिया है, तो बचेगा कितना अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट? दिस माइनस दिस, बिकॉज आई हैव ओवरपेड 19.8. 45.8 is the outstanding loan balance. Now in year 4, 45.8 is your loan balance. You are supposed to make a payment of 10% interest. You are supposed to pay 4.6, but you again ended up paying 26.4. Excess amount कितना पे किया? 21.2. तो 45.8 में से 21.2 का इस साल लोन चुका दिया, तो बचा कितना? 24.6. Year 5 में 24.6 पे आई एम सपोज टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ हाउ मच? 2.5. मैंने पे कितना किया? 26.4 अगेन. Year 4 21.8. तो कितना आ रहा है लास्ट वाला? 24 एग्जैक्ट. हाँ परफेक्ट है. सो 21.8. सो आई एम लेफ्ट विद 24 का बैलेंस. 24 पे आई एम सपोज टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ हाउ मच? 2.4. आई पेड हाउ मच? 26.4. मेरा प्रिंसिपल रीपेड कितना हुआ? 24. आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0. दिस विल ऑलवेज वर्क. 0 होगा ही होगा लास्ट में. थिंक 26.4 के सारे वैल्यूज का प्रेजेंट वैल्यू इज 100 टुडे. 100 का अगर लोन ले रहे हैं एंड उसके ऊपर में आपको 26.4 रेगुलरली मिल रहा है, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ द प्रिंसिपल पेमेंट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट एट 10%. बिकॉज यही कैश फ्लोज का 10% पे डिस्काउंट कर रहे थे, तो आंसर 100 आ रहा था. सो 100 का लोन को 10% के साथ पे ऑफ करने के लिए 100 बेसिकली इज इक्विवेलेंट टू 26.4 का 5 कैश फ्लोज. टोटल कैश फ्लो कितना है? अगर टोटल अमाउंट्स पे जाएं तो टोटल अमाउंट कितना होगा इसका? योर टोटल पीएमटी वुड बी 26.4 इंटू 5 कितना होगा बताओ? 132. सो 100 का लोन के बदले में you've made a total payment of 32. इस वैल्यू का टोटल करोगे ना 32 ही आएगा, और इसका टोटल करोगे तो 100 ही आएगा. थिंक you've taken a loan of 100. You're paying an interest regularly on the outstanding amount. You end up paying 26.4. The extra payment is going to be allocated to the principal repaid. ये 100 पे हर बार 10% ऐड कर रहे हो एंड उसके बेसिस पे ये टोटल पेमेंट कर रहे हो. टोटल 132 पे किया है. जो 10% आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे ऐड हो रहा है दैट हैज टू टोटल अप टू 32.
एंड द प्रिंसिपल रीपेड 100 का लोन लिया था, जो इंटरेस्ट पे कर दिया वो अलग से गया है, तो जो प्रिंसिपल रीपेड वाला कंपोनेंट टोटल आएगा, इट हैज टू बी टोटलिंग अप टू 100, राइट? एंड दिस वैल्यू हैज टू बिकम 0 एट द एंड बिकॉज 26.4 का प्रेजेंट वैल्यू इज 100. 26.4 का 10% पे पीवी निकालो और 100 बोलो, दोनों एक बराबर है, दोनों सेम है. दैट इज हाउ वी गॉट द वैल्यू 100, राइट? 26.4 का प्रेजेंट वैल्यू ऑल द वैल्यूज का इज इक्वल टू 100. दैट इज द लोन एमोटाइजेशन स्केड्यूल. इसको लोन एमोटाइजेशन स्केड्यूल बोलते हैं. ये लोन था, धीरे धीरे करके आपने इंटरेस्ट तो दिया ही है, साथ में थोड़ा थोड़ा करके प्रिंसिपल देके यू एमोटाइज द लोन अमाउंट ओवर हियर. एमोटाइज मतलब खत्म कर दिया उसको, जीरो कर दिया, राइट ऑफ कर दिया लोन को. I have written off the whole loan amount over here. I have amortized the loan over here. बोलो, following yes or no? Take this table down, फिर और बता रहा हूं. This is very interesting. That is your EMI calculator. इसी तरीके से PMT is your EMI. N को number of months में ले लो, I by Y को rate per month ले लो, EMI निकाल लो, PMT. PMT will be EMI ना? Done? Done everyone? Now बॉन्ड वाला एग्जाम्पल जो डिस्कस कर रहे थे ना आपने, बॉन्ड वाला एग्जाम्पल में थिंक गाइज ओवर हियर. आई थिंक 5 years बॉन्ड था, 7% का कूपन था जो अपने एग्जाम्पल आज किए थे, एंड उसका प्रेजेंट वैल्यू टर्न्ड आउट टू बी 960.07, राइट? नाउ जस्ट थिंक इट इज अ 7% कूपन बॉन्ड. एक बार अज्यूम करो 7% कूपन बॉन्ड है एंड 7% ही इंटरेस्ट रेट है, डिस्काउंट रेट है. जस्ट सोचो एक बार क्या होगा. ओपनिंग बैलेंस, सपोज आई एम टेलिंग यू बॉन्ड का वैल्यू हैज टू बी 1000. मैं बोल रहा था ना कि अगर 70 कैश फ्लो है एंड 7% डिस्काउंट रेट लेंगे तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड विल बी 1000. इट इज वेरी लॉजिकल. आई टुक अ लोन ऑफ 1000. हाउ मच एम आई सपोज टू पे? 7% 70. हाउ मच डिड आई रिसीव? 70. क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 1000. 1000 था बॉन्ड का वैल्यू. आपको चाहिए कितना? 7% इंटरेस्ट. आपने दिया कितना? 70. ओवर पेमेंट, अंडर पेमेंट 0. So value at the end will be 1000. Next year again 1000 opening balance. चाहिए कितना? 7% 70. दिया कितना? 70. Overpayment, underpayment 0. And therefore the closing balance is 1000. हम लोग जो एग्जाम्पल किए थे उसमें 960.07 था. You wanted 8%. 8% इसका कितना होता है बताइए एक बार. ये पीवी आया था ना बॉन्ड का. I want 8%. How much do I want? 76.80. आपको मिला कितना? 70 बिकॉज कैश फ्लोज वाज 70,070 चाहिए मेरे को 76.8, मिला 70. 6.8 ओवर पेमेंट नहीं हुआ इस बार, अंडर पेमेंट हुआ. यू आर सपोज टू पे 76.8, यू आर सपोज टू पे 8% ऑफ दिस वन, यू एंडेड अप पेइंग ओनली 7%. यू अंडर पेड 6.8, तो ये आपका लायबिलिटी में जुड़ जाएगा. आप एक्स्ट्रा पे कर रहे थे तो आपका लायबिलिटी कम हो रहा था, अब ज्यादा कम पे कर रहे हो तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस विल इंक्रीज. सो दिस विल बिकम 966.87. करेक्ट? ये 966.87 पर मेरे को वापस 7% चाहिए. आप दोगे वापस 70.
जो कम पेमेंट किया वो ऐड होकर के यहां आएगा, एंड लास्ट में जाते जाते जो अमाउंट आएगा ना 1070 पे करके ये अमाउंट वापस जीरो हो जाएगा। ये फिक्स इनकम में और एफआरए वाला सब्जेक्ट में करेंगे, अभी नहीं करने का है। फॉर दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड, सिंस आई सेड आई विल एक्सप्लेन दिस बिट अगेन। 7% पे करोगे वो तो समझ में आ गया होगा, 1000 पे 70 चाहिए, मिला 70, जीरो अंडर पेमेंट ओवर पेमेंट तो क्लोजिंग 1000। अब जब 7% पे डिस्काउंट कर रहे हो तो आंसर 1000 आ रहा है, तो इससे बड़ा डिनोमिनेटर पे अगर डिस्काउंट करोगे तो ऑब्वियस सा बात है आंसर कम आएगा, और इससे कमती लेवल पे डिस्काउंट करोगे तो ऑब्वियस सा बात है आंसर बड़ा आएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये अभी नहीं होगा, ये अभी का पार्ट नहीं है, ये बॉन्ड वाला पार्ट। एमोटाइजेशन स्केड्यूल आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड। बॉन्ड वाला पोर्शन आई विल डू इट वंस आई एम डूइंग एफआरए एंड ऑल, सो दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, वी विल डू इट ओवर देयर। एफआरए में एंड फिक्स इनकम में दो जगह आएगा। बट आर यू गेटिंग एन आइडिया? We are going to apply all these things. We are not going to like do solve sums and sums. It's purely finance. It's pure number, pure calculations, money related calculations. Now let me give you a very difficult sum. Exam में नहीं आएगा ऐसा, but still करते हैं। अच्छा एक चीज बता देता हूं पहले, उसके बेसिस पे you will do the sum. I'll give you 5 minutes to do it. 65.6 is the value at the beginning of year 3 or end of year 3. बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, ये कहां पे आएगा? 2 पे, 3 पे, 4 पे? 2 पे। बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 इज एट 2। 65.6 यहां पे 65.6 will be the present value of the remaining 3 to 26.4. At any point of time, the outstanding loan balance is the present value of remaining PMTs, remaining EMIs. 65.6 over here is the present value of the remaining cash flows. तो ये जो 326.4 है उसका present value 65.6, but at the same rate of interest as it was at the time the loan was given. क्योंकि ये रेट जो आप 10% लिए थे ना अपने लोन देने के टाइम, मार्केट में रेट देखो चेंज हुआ होगा, मार्केट में रेट तो चेंज हुआ होगा 5 years में, कांस्टेंट थोड़ी रहेगा इंटरेस्ट रेट मार्केट में, बट आपका ये टेबल विल ओनली वर्क इफ यू आर कीपिंग द रेट कांस्टेंट, बिकॉज अपने कैलकुलेशंस तो उसी टाइम का रेट के हिसाब से किए थे, राइट? बोलो, फॉलोइंग एवरीवन? सो 65.6 इज द प्रेजेंट वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इज इक्वल टू द पीवी ऑफ रिमेनिंग पीएमटीज। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द प्रिंसिपल बैलेंस ऑफ द लोन is the outstanding principal is the PV of remaining PMTs calculated at using discount rate at the time of issuance of loan. Loan के issuance के time का discount rate use करके we are supposed to calculate the present value of the PMTs, that will be the outstanding balance or outstanding principal balance of a loan. Bolo, clear till here everyone? All right, let's see a question. ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है फॉर द लोन एमोटाइजेशन पार्ट, इसके ऊपर तो क्या ही देगा।
टेक दिस क्वेश्चन क्विकली एंड पीएमटी निकालो, पहला वाला ईएमआई निकालो. फर्स्ट टू यू कैन डू इजिली. अच्छा सॉरी, फर्स्ट पार्ट हुआ कोई का? कितना? 305 305 187. अच्छा 30 मिलियन हो सकता है. ठीक है, देख रहे, बता रहा हूं. ऑलराइट, सी फर्स्ट टू पार्ट्स एक बार बता रहा हूं, फिर नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे. A took a home loan of 30 million. Present value is 30 million triple zeros, and triple zero get used to the dollar, million and all of that. Million 6 zeros, billion 9 zeros, right? And stop using lakhs वाला separator. As in अपने 1 लाख में 2 0, 3 0 वैसे करते, right? 3 zeros पे comma वाला habit डाल दीजिए, right? So when you're looking at this one, $30 million was your house का price. उसको खरीद रहा है monthly EMIs over 25 years. N is equal to 25 into 12. I hope you did not make the mistake. I by Y is equal to 9 divided by 12. I hope ये भी गड़बड़ नहीं किया आपने. Compute PMT कितना आया? कितना? 251,758.91. थोड़ा बड़ा फिगर दे दिया एक्चुअली. एनीवेज कोई बात नहीं. 251,758.91 इज योर पीएमटी. डिड एवरीबॉडी गेट दैट? अब सबका गलत आंसर आ रहा था. ये गड़बड़ कर दिया था क्या? दिस 251 ही दिया था आप लोग का भी. ठीक है. सो प्रेजेंट वैल्यू यू आर टेकिंग द लोन ऑफ 30 मिलियन. सो दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लोन यू आर टेकिंग. 25 years का अगर लोन है तो 25 into 12 कितना इंस्टॉलमेंट्स आ रहा है? 250, 300. So 300 installments में we are going to be paying the loan. 300 monthly installments. 9% is a rate per annum. So per period का rate, per month का rate will be 0.75%. And compute PMT 251,758.91. तो ये EMI हम लोग को रेगुलर बेसिस पे देना पड़ेगा for 25 years on a monthly basis. Is everybody absolutely comfortable till here? सेकेंड वाला आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग ऑफ 12 years. ये आपका पार्ट 1 का आंसर आ गया. बिगिनिंग ऑफ 12 years मतलब 11 पे, बिगिनिंग ऑफ ईयर 12 पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल मतलब 11 पे, टाइम 11 पे. अभी कितना इंस्टॉलमेंट्स देना बाकी है? आउट ऑफ 300 इंस्टॉलमेंट्स यू पेड 11 years. 11 years कंप्लीट हो गया है. 11 into 12 132 इंस्टॉलमेंट्स दे चुके हो. 300 minus 132 168 इंस्टॉलमेंट्स बाकी है देना. पूरा का पूरा सम वापस करने का जरूरत नहीं है. और पीएमटी कैलकुलेट हुआ हुआ इज गुड. वी नीडेड दैट. n इक्वल्स टू 168 डाल के कंप्यूट पीवी. दैट इज द आंसर ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल. आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल ऑफ द लोन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कैश फ्लोज, इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ईएमआईज. आज अपने लोग का क्या देना बाकी है? रिमेनिंग 14 years के लिए 14 into 12 कितना होगा? 168 होगा. 14 years के लिए एवरी ईयर 12 इंस्टॉलमेंट्स करके 14 into 12 168 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 251,758.91 देना बाकी है ना. तो आज का जो आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस होगा वो उन्हीं इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू होगा.
14 into 12, 168 installments of this amount is left. Guys. So कैलकुलेटर में आपका PMT डला हुआ है, I by Y डला हुआ है, N को ओवरराइट किया 168 एंड वी कैलकुलेटेड PV नया. बोलो समझ में आया? कैलकुलेटर में वापस सब चीज एंटर करने का जरूरत नहीं है ना. I by Y 9 by 12 डला हुआ है, कंप्यूट PV अपने अभी किए थे तो अपना PMT डल चुका. अपने N को ओवरराइट किए 168 एंड PV को निकाले इस बार. वी डिड कंप्यूट PV. You don't have to erase the whole thing and enter the whole thing in the calculator. It was very simple. बोलिए किसी का आंसर आया? 240013. So 24 मिलियन का लोन अभी भी बाकी है. सोचो, ध्यान दो, अगर almost 1/3 of the loan period is gone, but you hardly paid 6 by 20% of the loan in 1/3 of the period. बताना भूल गया था, लोन एमोटाइजेशन स्केड्यूल अगर देखोगे ना, योर प्रिंसिपल रीपेड का बैलेंस बढ़ते जाता है और इंटरेस्ट गिरते जाता है, क्योंकि अपने जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल रीपे कर रहे हैं, योर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस इज फॉलोइंग. आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस फॉल्स बट द सो इंटरेस्ट विल फॉल, बट यू आर पेइंग अ कांस्टेंट अमाउंट एवरी ईयर, सो द प्रिंसिपल रीपेड अमाउंट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. थिंक, अपने थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल रीपे करते जा रहे हैं तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस इज फॉलोइंग. So therefore, interest on that is falling, but EMI, the amount you're paying, is constant. Therefore, the component of principal repaid keeps on rising. अगर बुक में है तो प्लीज एक काम करना ना, वो जो amortization schedule बनाए थे ना, वहां पर as you move down, outstanding principal falls, interest falls, principal repaid rises, EMI constant. Just write this. वो जो एमोटाइजेशन स्केड्यूल बनाए थे ना अपने y12, y3, y4, y5, उसके साइड में जस्ट टेक दिस डाउन. एज यू मूव डाउन, योर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इज फॉलिंग, इंटरेस्ट अमाउंट इज फॉलिंग, प्रिंसिपल रीपेड इज राइजिंग बिकॉज EMI इज कांस्टेंट. टेक दिस डाउन उसके बाजू में. See if it's fine till here. Question 3 कोई का हुआ है क्या? Just in case हुआ है. ठीक है, देख रहा हूँ. Let's see if your answer is correct. I'll give you one more sum for homework, so don't worry. ठीक है यहाँ तक everybody? Question 2 तक समझ में आया ना? Part 2 तक 12th year पे beginning of year 12 का outstanding principal will be remaining, that is time 11 पे. टाइम 11 पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इज द पीवी ऑफ रिमेनिंग EMIs. 14 इयर्स का EMI बाकी है. 168 इज द नंबर ऑफ पेमेंट्स. 14 इयर्स इनटू 12, तो 168 एन डाल करके पीवी निकाल लो PMT का. PMT डाला हुआ था कैलकुलेटर में. बोलो फाइन. ऑलराइट, थर्ड वन, प्रिंसिपल रीपेड इन द 17th ईयर. सोचो कैसे करोगे? अच्छा, 17th ईयर कौन सा सबसे पहले? 17th ईयर है 16 एंड 17 के बीच का, नॉट 17 एंड 18 के बीच का. हाँ ठीक है, बताओ. ठीक है, और सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू इज, इफ यू क्रिएट पूरा का पूरा amortization schedule, like you cannot calculate principal repaid looking at one, because 16 to 17 ईयर के बीच में 12 EMIs है. वो 12 EMIs में डिफरेंट प्रिंसिपल अमाउंट रीपे हुआ होगा एवरी मंथ, बिकॉज एवरी मंथ यू आर पेइंग द सेम अमाउंट, बट थोड़ा इंटरेस्ट, थोड़ा प्रिंसिपल, फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट, बाकी का प्रिंसिपल. सो यू कैन नॉट कैलकुलेट इट दैट वे. इट इज वेरी सिंपल. सोचो, अगर 16th ईयर पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल निकाल दूंगा, 17th ईयर पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल निकाल दूंगा, तो इसका जो डिफरेंस होगा दैट मस्ट बी द प्रिंसिपल रीपेड थ्रू आउट द ईयर. ऑब्वियसली ईयर 16 पे आपका आउटस्टैंडिंग लोन इतना था, ईयर 17 पे अभी भी मेरा आउटस्टैंडिंग लोन इतना है, तो जो डिफरेंस रहा होगा दैट इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल रीपेड ड्यूरिंग द ईयर. ऑब्वियस. आउटस्टैंडिंग लोन एट ईयर 16 इज अ पीवी ऑफ ऑल द फ्यूचर EMIs.
Outstanding loan at the year 17 is a PV of all the future EMIs over here. 16th ईयर पे आप बोल रहे हो कि मेरा इतना लोन देना बाकी है, 17th ईयर पे आप एक और अमाउंट देख के बोल रहे हो कि अभी मेरा इतना लोन देना बाकी है, तो जो डिफरेंस होगा वो लोन चुका दियो ना यहाँ पर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द EMI पेड. EMI includes both the interest and the principal component. I'm talking about the principal portion repaid over this year. Total cash flow paid कितना होगा? EMI this into 12 is the total amount you've paid over the year. I'm not talking about कि total amount कितना पे किया, मैं पूछ रहा हूँ principal loan वाला पार्ट कितना पे किया. बोलो, following everyone. So यहाँ पे कुछ नहीं करना है. N equals to 16 मतलब कितना? 16 खत्म हो गया है, मतलब 14 नहीं, 9 years बाकी है. 9 मतलब 9 into 12 108 n लेकर के पीवी निकालो, और 17 इयर्स पे 8 इयर्स अभी भी बाकी है, तो 8 इयर्स के लिए n इक्वल्स टू 96 लेकर के पीवी निकालो. एंड यू डोंट हैव टू राइट द आंसर अगेन एंड अगेन. यू डोंट हैव टू पुट इन ऑल द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर अगेन एंड अगेन. n को ओवरराइट करो, पीवी निकालो, फिर n को ओवरराइट करो, पीवी निकालो. कुछ डालना ही नहीं पड़ेगा. 108 n 108 नहीं होगा, पहले 108 लिखोगे, फिर n प्रेस करोगे, स्टोर हुआ, कंप्यूट पीवी, फिर 96 n कंप्यूट पीवी, उसका डिफरेंस इज योर आंसर. बताइए कितना आया ये वाला? गड़बड़ कर दिया, बड़ा नंबर दे दिया. और ये वाला 670. So in the beginning of year 16, at the end of year 16, you had an outstanding loan balance of about 18.589 million. At the beginning, at the end of year 17, you had an outstanding loan balance of 17.184 million. तो 18.589 लोन बैलेंस था और वो अब लोन बैलेंस बन गया 17.184. तो इसका जो डिफरेंस रहा होगा वही तो आपने रीपे किया होगा बिटवीन 16 एंड 17. That is what you must have repaid between the years 16 and 17, right? Your outstanding loan balance as on year 16, end of year 16 was this. Outstanding loan balance as on end of year 17 was this. ये लोन बैलेंस कम क्यों हुआ है? क्योंकि इतना प्रिंसिपल कंपोनेंट यू हैव पेड इन दिस ईयर. बोलो, फॉलोइंग. दिस इज पार्ट 3, क्वेश्चन 3 का आंसर. डिफरेंस कर लेना, तो जो भी होगा कर लेना. यहां तक ठीक है? पार्ट 4 हुआ कोई का? गुड. Take this, I'll have to erase and I'll start with part 4 and 5. Take 2 minutes, see, देखो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. Are we done till here? कॉपी हो गया यहां तक? Alright, everyone. Question 4 is also very simple. Guys, over here, interest paid in the 140th month. That is 139 and 140 के बीच का. Total number of installments कितना है? 300. यहां पर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस कितना होगा? 300 माइनस 139 इंस्टॉलमेंट्स इज कितना? 161 इंस्टॉलमेंट्स. सो n इक्वल्स टू 161 लेकर के आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल निकल जाएगा. पीवी कंप्यूट करेंगे, दैट इज द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस. वो जो प्रिंसिपल बैलेंस निकलेगा उसका 9% शुड बी द आंसर. बोलो, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बैलेंस जो निकलेगा उसका 9% आंसर होगा. दैट इज अ मिस्टेक यू विल मेक. इनटू 9/12%. इंटरेस्ट पेड इन द 140th मंथ. पर मंथ का इंटरेस्ट कितना है? नॉट 9%. 9% इज अ पर एनम रेट कंपाउंडेड मंथली. 9 डिवाइडेड बाय 12 इज द रेट पर मंथ. 0.75% करना पड़ेगा.
जो पीवी आएगा दैट इनटू 9/12% इज योर इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ 140th मंथ का इंस्टॉलमेंट। बोलो 139th मंथ पे 140th मंथ हुआ सबसे पहले, 139 और 140 के बीच का टाइम। 139 मंथ पे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? 139 इंस्टॉलमेंट्स पे कर चुके हैं, बचा हुआ कितना होगा? वह 300 माइनस 139, 161 इंस्टॉलमेंट्स। सो 161 इंस्टॉलमेंट्स का पीवी इज द आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंस हो गया। तो इस महीने का इंटरेस्ट कंपोनेंट मांग रहे हैं ना, तो इस मंथ का इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा? 139th मंथ का इंटरेस्ट कंपोनेंट विल बी द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इंटू 9% इंटू 1/12। 9% is the annual rate. I'm talking about 1 month. Bolo, following? Clear? Take this quickly. We'll do the last part. बोलो ठीक है कि नहीं? यहां तक आंसर निकाल लेना। क्या आंसर आ रहा है बता दो एक बार। 176 157 वो चलेगा। सो 1,76,157 इज द इंटरेस्ट पेड फॉर 140th मंथ। बोलो इज एवरीबडी कंफर्टेबल टिल हियर? ठीक है। लास्ट वन, इंटरेस्ट कंपोनेंट पेड इन द 22nd ईयर। ध्यान दीजिए यहां पर बोर्ड पे 22nd ईयर मतलब 21 एंड 22 के बीच का इंटरेस्ट कंपोनेंट पेड इन 22nd ईयर, पूरे साल का इंटरेस्ट कंपोनेंट बात कर रहा है। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल निकालो यहां का। n विल बी इक्वल्स टू 21 ईयर्स हो चुका है, 4 ईयर्स बचा है, 4 into 12 48 EMIs आर लेफ्ट। n इक्वल्स टू 48 लेके पीवी निकालेंगे तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आ जाएगा यहां पर। दैट इज वेरी सिंपल। पीवी कितना आया? 1011 1011 है कि खाली एक 1 है? हाँ सो 10.116 मिलियन अभी भी आउटस्टैंडिंग है आउट ऑफ द 30 मिलियन लोन। दैट इज फाइन। सो इंटरेस्ट कंपोनेंट पेड पर मंथ 9/12% करके करते थे, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा इस अमाउंट पे? 9% पूरा का पूरा। करेक्ट? रॉन्ग? सोचो यार, खाली हाँ में हाँ मिला रहे हो। सी यू आर नॉट पेइंग 9% इंटरेस्ट पूरा साल पे। इसके ऊपर 9/12% इस मंथ पे करोगे, कुछ एक प्रिंसिपल कंपोनेंट वापस रीपे होगा 1 मंथ के एंड पे। ईएमआई मंथली है ना? 9/12 9/12 टू द पावर 12 भी कैसे? विल डू दैट, आई एम कमिंग टू दैट। दैट्स करेक्ट। इसके ऊपर इस मंथ पे इंटरेस्ट कंपोनेंट 9/12% करके दे दिया, बट नेक्स्ट मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो भी 9/12% थोड़ी होगा, क्योंकि यहां पे भी तो कुछ पार्ट प्रिंसिपल रीपे हो रहा है इन द ईएमआई। सी इन दिस मंथ यू आर पेइंग एन इंटरेस्ट ऑफ 9/12 ऑफ दिस अमाउंट, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। बट इसके बाद यहां पे भी 9/12 ऑफ दिस अमाउंट थोड़ी होगा, 9/12 ऑफ अ लोअर अमाउंट होगा। तो इसका 9/12% 9/12 इंटू 12 टाइम्स नहीं कर सकते, 9% थोड़ी पूरा इंटरेस्ट पे हो रहा है, because your principal balance is not constant between 21 and 22. It keeps on declining every month over the 12-month period. What do you do? How do you find out? यहां का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एंड यहां का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल निकालोगे, उसका डिफरेंस से प्रिंसिपल रीपेड ड्यूरिंग द ईयर मिल जाएगा। टोटल अमाउंट रीपेड इज दिस इनटू 12। मैंने बोला भी था बीच में एक जगह, ये बोला था जानबूझ करके, द टोटल कैश फ्लोज, द टोटल अमाउंट दैट यू आर पेइंग 12 EMIs, यही दे रहे हो ना। टोटल अमाउंट पेड ये आ गया। इधर का और इधर का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल का डिफरेंस है, प्रिंसिपल कंपोनेंट रीपेड आ गया, तो दिस माइनस द प्रिंसिपल रीपेड इन द ईयर मस्ट बी द टोटल 12 मंथ्स का इंटरेस्ट पेड। अलग अलग से करना है तो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा 12 मंथ के लिए।
ये वाला अमाउंट, इसका 9/12%, इतना बचा, प्रिंसिपल रीपे हुआ इतना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इतना, नेक्स्ट मंथ का आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग बैलेंस इतना, फिर उसका 9/12%, फिर प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट पेड, ऐसे करके 12 लाइंस बना करके फिर इंटरेस्ट टोटल थोड़ी करोगे, वो सब काम थोड़ी करेंगे अपने क्लास में. एग्जाम विल नॉट टेस्ट यू ऑन दिस काइंड ऑफ वर्क. यू हैव टू अंडरस्टैंड द टोटल प्रिंसिपल रीपेड इन दिस ईयर, वो वाला पार्ट आ गया था. द टोटल अमाउंट पेड इन दिस ईयर इज द EMI into 12. So this part minus the principal component repaid must be the interest you have paid in the year, right? Because total EMI is composed of two parts, principal component repaid and interest component repaid. बोलो, interesting or not? अपना यहां पर 21 ईयर एंड 22 ईयर के बीच का जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट पेड है ना, वो निकालना है. तो एक तो 9% क्यों नहीं ले सकते वो समझो. बिकॉज ये प्रिंसिपल कांस्टेंट नहीं है. आप एवरी मंथ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, EMI पे कर रहे हो, उसमें कुछ कुछ प्रिंसिपल रीपे हो रहा है. सो योर दिस प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट कांस्टेंट अक्रॉस द 1 ईयर. देयरफॉर यू कैन नॉट टेक 9% इसका एज द इंटरेस्ट पेड थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पेड हो रहा है. दैट इज वन. दूसरा चीज, अगर अपने को लंबा मेथड लाइक हाउ कैन वी डू इट, ओपनिंग बैलेंस, इसके ऊपर 9/12% इस मंथ का पेमेंट हुआ, टोटल अमाउंट इतना था, तो दिस माइनस द इंटरेस्ट पोर्शन 9/12% ऑफ दिस, दैट बिकम्स अ प्रिंसिपल रीपेड. फिर क्लोजिंग प्रिंसिपल निकालो, वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग प्रिंसिपल बना. इस पे 9/12% इतना इंटरेस्ट होना चाहिए था, दिया इतना, वैसे करके इंटरेस्ट का पूरा कॉलम बनाओ 12 मंथ्स के लिए. वो टोटल इंटरेस्ट का जो कॉलम होगा दैट इज योर आंसर. बट अब 12 लाइन्स थोड़ी करेंगे, ऐसे थोड़ी बैठ के कैलकुलेशंस करेंगे. What I am saying is total amount जो आपने 21 and 22 के बीच में दिया होगा, that would be the 12 EMIs at this rate. So total amount paid is this. This is fine. यहां का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एंड यहां का आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल निकालेंगे. n equals to 36, अभी 3 साल बचा है. So ये जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आएगा अपना पीरियड निकाल करके, इसका डिफरेंस इज द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट रीपेड इन 21-22 के बीच में. तो इतना आपने लोन चुका दिया, इसका जो डिफरेंस आएगा, यू पेड बैक द लोन अमाउंट ऑफ दिस मच, दिस इज द टोटल अमाउंट यू पेड. सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू विल बी द इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट पेड ना. बोलो, गेटिंग इट? टेक दिस, सम करिए, आंसर निकालिए लास्ट में. ये पूरा लास्ट फाइनल आंसर बोल रहे हो? कितना? एकदम फाइनल. ये माइनस ये करना पड़ेगा क्या? इन दोनों का डिफरेंस ये बता रहे हो क्या? हाँ, तो इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज अ प्रिंसिपल पार्ट रीपेड, टोटल अमाउंट पेड इज दिस इंटू 12 कितना है? 302,1106.0. So 3.021 million is the total amount you paid in the year, out of which the principal repayment इसका difference was this. तो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट इन द ईयर कितना था? 0.821243 million. बोलो, गेटिंग इट? दिस इंटू 12 ना. आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया? आपने इतना पर मंथ पे करते हैं, तो इंटू 12 करोगे तो टोटल पूरे साल में इतना पे किया है, और इतना लोन रीपे हो गया है. अपने किए थे ना प्रिंसिपल वाला कॉलम का टोटल, इंटरेस्ट का कॉलम का टोटल एंड EMI का कॉलम का टोटल. ये EMI का कॉलम का टोटल हुआ, ये प्रिंसिपल का कॉलम का टोटल हुआ. तो दिस माइनस दिस हैज टू बी इंटरेस्ट का कॉलम का टोटल ना. बोलो, फॉलोइंग एवरीबडी? देख लो, टेक दिस डाउन एंड आई विल गिव यू वन सम फॉर नेक्स्ट डे. क्लास अभी बाकी है. डन.
Alright, so his question is कि अगर हम लोग को ये figures subtract करना है, so will I have to copy these figures and then do the subtraction? You do that for the time being. Otherwise, memory function is also there in calculator. Store function, memory function. तो उसके लिए वो calculator वाला एक बार video देखना, उसमें पूरा बताया हुआ है. So you can store a couple of values if you need, and you can get the answers. So it won't be a problem. You can store values and you can recall values, right? Take the sum. Done. Next day करिएगा, अभी करने का नहीं है. Alright, so do this question and come, we'll discuss the answers next day. उसके बाद में let me get back to the book once. बुक में आइए नेक्स्ट LOS जहां पे अपने छोड़े थे. लोन एमोटाइजेशन, लोन पेमेंट्स एंड एमोटाइजेशन का क्वेश्चन है. गाइस बुक्स एक बार क्विकली. उसमें एनुअल पेमेंट्स, क्वार्टरली पेमेंट्स, PMT वगैरह निकालने के लिए बोल रहा है. एमोटाइजेशन स्केड्यूल बना करके दिया. यू सी दैट आई एम नॉट डूइंग दैट राइट नाउ. वी ऑलरेडी डन अ वेरी एक्सटेंसिव सम. ऐसा सम बुक में नहीं है, राइट? सो ऑल दैट वी डन, इट्स ऑल कवर्ड ओवर हियर. प्रिंसिपल इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ अ स्पेसिफिक लोन पेमेंट, वी ऑलरेडी सीन दैट. EMI का, ईयर का, मंथ का इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट निकालना, प्रिंसिपल रीपेड निकालना, वीव सीन दैट. कंप्यूटिंग एन एन्युइटी पेमेंट नीडेड टू अचीव अ गिवन FV एंड ऑल, वीव सीन ऑल दैट. वो सब कर सकते हो आप लोग, लोन पेमेंट, PMT एंड ऑल. सो यू गो थ्रू दोज क्वेश्चंस. नंबर ऑफ ईयर्स इन एन ऑर्डिनरी एन्युइटी,
रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन एन्युइटी, कोई में आई बाय वाई निकालने बोल रहा है, कोई में पीएमटी निकालने बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में आओ, अदर एप्लीकेशंस ऑफ टीवीएम, यू विल सी एन एग्जांपल कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ कंपाउंड ग्रोथ। जस्ट गेट टू दैट। एमोटाइजेशन वाला पोर्शंस के बाद में अदर एप्लीकेशंस ऑफ टीवीएम एंड देयर इज अ क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेट ऑफ कंपाउंडेड ग्रोथ। मिला क्वेश्चन एवरीबडी? ऑलराइट, सी द क्वेश्चन। सेल्स एट एक्मे इनकॉर्पोरेशन फॉर द लास्ट 5 years have been given. What is the compound annual growth rate of sales over the period? Don't even bother looking at the solution. सोचो कैसे आंसर करोगे? You have the income sales given for 5 years, 4.5, 5.7. बाकी दोनों क्या है? 6.9, 7. So these are the sales values given. अपने लोग को बोल रहा है कि 5 year का एवरेज कंपाउंडेड ग्रोथ रेट बताओ। ठीक है, देयर आस्किंग यू फॉर व्हाट इज द ग्रोथ रेट। तो मेरा जो इनकम यहां से यहां हुआ है उसका ग्रोथ रेट बताने बोल रहा है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। लेट्स अज्यूम द ग्रोथ रेट इज जी। इसका मतलब 4.5 एवरेज ग्रोथ रेट है ना। एवरी ईयर का ग्रोथ रेट तो डिफरेंट होगा, मेरे को एवरेज ग्रोथ रेट निकालने बोला है। सो 4.5 इंटू 5 ईयर्स है तो 1 + g⁵ इज इक्वल टू 7.1। लेट्स अज्यूम अ ग्रोथ रेट इज इक्वल टू जी। ये सब गलत किया मैंने। Let's assume the growth rate is equal to G. So initial value क्या था 4.5, उसको G rate से अगर grow करेंगे तो it should become 7.1 and I want an annual average growth rate. So 4.5 into 1 + g⁵ should be equal to 7.1. क्या गलती किया है? हाँ, ग्रोथ इज अनइवन नहीं, 4 होगा। ईयर 1 to 5 है, 4.5 into 1 + g, 1 2 3 4। 1 से 5 के बीच में there are 4 times of compounding that's gonna happen. The compounding will be 4 times. Don't make these mistakes. तो 6 वैल्यू दिए होते तो 5 बार ग्रोथ होता। 1 से 5 में पहुंचना है तो 4 टाइम्स कंपाउंडिंग होगा ना। y 0 से होता तो 5 टाइम्स करते। So now you just need to calculate g. You just need to calculate the growth rate, right? Average growth rate निकालने बोल रहा है। Average compounded annual average compounded growth rate, कि ऐसा कौन सा G पे अगर होता है every year अगर ऐसा कौन सा same level of growth rate होता तो मेरा 4.5 becomes 7.1. Now if you're looking at the calculator, अब they very irritating, इसको FV दिया, इसको PV दिया, इसको N दिया, इसको I by Y निकाला है। Don't you think it is simpler 7.1 divided by 4.5? Square root -1. सोचो 7.1 डिवाइड बाय 4.5 टू द पावर 1/4 करना है। बहुत ऑप्शंस है। टू द पावर ब्रैकेट ओपन 1 डिवाइड बाय 4, टू द पावर 4 1/x रेसिप्रोकल, या फिर स्क्वायर रूट 2 बार दबाने का। सो यू हैव टू सी वेदर योर माइंड इज फंक्शनिंग फास्टर देन द कैलकुलेटर एट दीस टाइम्स। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग यू आर स्लो राइट नाउ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुश यू गाइज। I want to push you guys to a limit wherein you can, you know, उतना लेवल स्पेंड करो टाइम इसके साथ में। देखो एक एक नंबर घुमा घुमा के कैसे आ रहा है, प्रैक्टिस करो, स्पीड बढ़ाओ। यू हैव टू गेट टू दैट लेवल। समझ में आया? सो उससे ग्रोथ रेट आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। उसके बाद में दूसरा सम है, वी आर नॉट डूइंग दैट, वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एन कंप्यूट करने बोल रहा है, कभी कुछ कंप्यूट करने बोलता है, कभी कुछ बोल रहा है। बोलो दिस पार्ट इज फाइन, राइट? सो इसका सोल्यूशन एग्जाम के लिए यू विल नॉट डू द बुक का सोल्यूशन, राइट? यू विल डू 4.5 into 1 + g⁴ इज इक्वल टू 7.1, g को डैश करके आंसर एंड नॉट 5, ताकि रिवीजन के टाइम समझ में आए कि ये वाला चीज पे ध्यान देना है। सो व्हेन यू आर डूइंग दी सम्स एंड ऑल, ये सब आदत डाल दीजिए। ठीक है, 4.5 into 1 + g⁴ इज इक्वल टू 7.1 इज द आंसर। कैलकुलेशन थोड़ी दिखाना है अपने को, वो थोड़ी रिवाइज करना है। एंड ये जो 4 है नॉट 5, ये लिख दो सर्कल करके। यूज डिफरेंट कलर पेन्स टू हाईलाइट ऑल दीज थिंग्स। बोलिए ठीक है यहां तक एवरीबडी? बोलो ऑल गुड टिल हियर, राइट? ऑलराइट, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस विल बी डन, हाफ एन आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एक स्किप कर रहे हैं अपने, उसके बाद वाला क्वेश्चन में आओ. सपोज यू मस्ट मेक 5 annual 1000 पेमेंट्स. द फर्स्ट वंस, अच्छा ये वाला नहीं कराऊंगा, ये वाला आप करिएगा, इससे डिफिकल्ट वाला कराऊंगा. ये वाला आप घर पे करिएगा खुद से. ट्राई इट एंड मेक श्योर दैट यू आर एबल टू डू इट. डोंट फॉलो द बुक्स मेथड, डू योर ओन सम, गेट द आंसर, टैली इट विद द बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए. फंडिंग और रिटायरमेंट प्लान. वेरी गुड क्वेश्चन, टिक करके रखना उसको. फंडिंग और रिटायरमेंट प्लान. डिड यू गेट देयर एवरीबody? ऑलराइट, क्वेश्चन देखो. Assume a 35-year-old investor wants to retire in 25 years at the age of 60. Question आप लोग पढ़िए. I'll draw the timeline. You are expected to complete all the questions, all the examples, all the श्वाइजर बुक का बैक क्वेश्चन, चैलेंज प्रॉब्लम्स, जो भी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, वो सारा चीज कंप्लीट करके आइएगा. देयर विल बी अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई विल सॉल्व इन क्लास, द डिफिकल्ट वंस, अ कपल ऑफ देम, एंड जो होमवर्क दिए वो सब नेक्स्ट डे क्लास में सॉल्व करेंगे, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे. राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर डन विद दिस रीडिंग, दिस होल रीडिंग एंड इसके पीछे का सारा क्वेश्चन. थोड़ा सा स्टार्ट एंड मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद घर पे पढ़ लेंगे, लाइक वीडियो स्टूडेंट्स ऑल्सो. खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा. मैं पढ़ाता हूं, उसके बाद में घर पे अगर पढ़ लेंगे तो यू विल टेक हार्डली 2 hours टू स्टडी. और वही चीज 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद करोगे, योर अंडरस्टैंडिंग लेवल विल बी पुअर, एंड 3 weeks बाद द सेम पढ़ाई इज गोइंग टू टेक यू एटलीस्ट 3.5-4 hours. सो अभी कम टाइम लगेगा पढ़ने में, क्लास के साथ पढ़ाई करेंगे, एंड यू विल ऑल्सो हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो प्लीज स्टिक टू दैट. सो द क्वेश्चन इज, assume a 35-year-old investor wants to retire in 25 years at the age of 60. So 35 years उसका एज है, दैट इज टाइम 0. उसका एज 35 years है. उसको रिटायर करना है इन 25 years. सो टाइम 25 से फ्रॉम टुडे, 0 is टुडे, उसका एज 60 years हो जाएगा. ओके, शी एक्सपेक्ट्स टू अर्न 12.5% ऑन हर इन्वेस्टमेंट्स प्रायर टू हर रिटायरमेंट. मतलब इस फेज के लिए शी इज एक्सपेक्टिंग 12.5% एज हर रिटर्न. ठीक है, प्रायर टू हर रिटायरमेंट उसको लगता है कि वो 12.5% कमा लेगी. She'll be earning 12.5% on her retirement, up till her retirement, and 10% thereafter. Retirement के बाद 12% is what she'll be earning. ठीक है. How much must she deposit at the end of each year for the next 25 years? Question क्या पूछ रहा है? How much should she deposit at the end of each year for the next 25 years? In order to be able to withdraw $25,000 per year at the beginning of each year for 30 years from the age 60 to the time she turns 90. उसको यहां पर 25,000 विड्रॉ करना है फ्रॉम ईयर 25, 26, 27 अप टू 89 पे लास्ट 25 के विड्रॉ करेगी, 90 वाला ईयर पे नहीं. थिंक क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. There's this 35-year-old lady. She is planning to retire at 60. 60 के बाद वो काम नहीं करेगी. 60 to 90 में she will have her expenses and all to manage, and she does not have any income because she is going to retire. 60 to 90 में वो बोल रही है कि beginning of the year में मेरे को 25,000 खर्चा चाहिए. अरे पैसा starting of the year में होगा तब ना पूरा साल spend करोगे. Anyway, she is asking that every year beginning में मेरे को $25,000 चाहिए because I am not going to get any more salary. So I need the value 25,000 starting from this year 25, the time I turn 60. 61 to 90 काउंट करोगे तो 30 years होगा. अपने 60 पे काउंट करना चालू कर दिए 25,000. 60 पे 25,000 मिल गया तो 89 पे लास्ट होगा ना. एंड 90th ईयर, 90 जब टर्न कर रही है उसका बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पैसा मिलेगा तो 89 पे मिलेगा. 90 में शी इज ऑफ गई. राइट? दैट इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग. सो 25,000 इज व्हाट यू नीड टू पे ऑन एन एनुअल बेसिस फ्रॉम द ईयर 60 to 89. इतना रुपया आपको चाहिए. एंड वो पूछ रही है कि मेरे को जब इतना लगेगा तो तुम एक बात बताओ कि मेरे को कितना अभी से डिपॉजिट करना चालू कर देना चाहिए. एंड आई विल बी डिपॉजिटिंग इट एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 25 years. You're planning your retirement is a very basic practical thing to do. And now the retirement planning and all these things have become all the more important compared to what it used to be earlier. Our expenses are extremely high. We need to do the retirement. Inflation high है, requirements high होते जा रहा है, health, everything is getting more and more expensive. So of course the retirement planning becomes very very important. And ये तो बहुत ही basic सा problem है.
बोलो फॉलोइंग कैसे सम करेंगे बताइए, एनी आइडिया, थिंक, गिव इट अ थॉट. In the next 30 years, we have our annual payment as 25,000. Then we put I by 10. क्या डालना है वो नहीं, मेरे को लॉजिकली बताओ, मेरे को नंबर्स में करा दूंगा. पहले पीवी निकला वो सब डाल के 60 का, देन 60 का पीवी यहाँ पे डाल के PVFE, I understand. You guys have got it. I think quite a few people are getting it. The idea is, मेरे को यहाँ पे इतना पैसा जमा कर लेना चाहिए. I want to accumulate so much amount of money in these 25 years, so that is sufficient to pay off 25 for the next 30 years. मतलब ये 25 जो next 30 years का है, उसका जो present value है, उतना मेरे को यहाँ पे जमा कर लेना चाहिए. ये 25 30 टाइम्स का PV अगर मैं जमा कर लिया यहाँ पे, if I accumulate that amount of money, I will be able to pay 25,000 for myself. Of course, यहां पर रेट 10% के हिसाब से PV निकालना पड़ेगा. अब सोचो क्यों? Because when she is working, she has a high risk taking capacity. अभी जब वो काम कर रही है, वो सेविंग्स अपना ऊपर नीचे करके she will be putting in her money in more risky securities ना. ज्यादा रिटर्न. जब वो यंग है, उसके पास स्कोप है कि वो रिस्क ले सकती है, तो वो ज्यादा रिस्की सिक्योरिटीज में डालेगी. Once you've aged, अब रिस्क लेने का स्कोप नहीं बचा है, क्योंकि अब पैसा डूबा तो कुछ नहीं मिलेगा, मिलने के पहले चले जाएंगे. सो वी नीड टू मेक श्योर यू कैन टेक रिस्क एट दिस टाइम बिकॉज यू हैव अ 25-year horizon. इवन इफ योर इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट डूइंग वेरी वेल, यू डोंट नीड द मनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट से थोड़ी पैसा चाहिए, सैलरी से तो उल्टा बचा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं. माई सैलरी इज टेकिंग केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस राइट नाउ. आई कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क. मेरे को पैसे नहीं चाहिए अभी, थोड़ा बहुत लॉस भी है तो कोई बात नहीं, आई कैन वेट एंड ऑन एन एवरेज आई विल गेट माई रिटर्न. बट यहां पर तो आपको एवरी ईयर पैसे निकालने पड़ रहे हैं. सो व्हेन यू आर विड्रॉइंग मनी, यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, बिकॉज इफ योर प्राइसेस फॉल डाउन, आपको फिर भी मजबूरी में बेचना ही पड़ेगा. एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करोगे? बोलो, फॉलोइंग द आइडिया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये 12.5 and 10 बाद में और डिटेल्स में आएगा, बट स्टिल यू आर अंडरस्टैंडिंग राइट दैट व्हेन यू आर यंग यू कैन इन्वेस्ट इन रिस्कियर सिक्योरिटीज, यू विल गेट अ हायर रिटर्न. व्हेन यू आर ओल्ड यू नीड लिक्विड ना, आपको चाहिए ना पैसा जल्दी, तो आप तो ऐसा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो ब्लॉक्ड हो जाएगा थोड़ा टाइम के लिए. सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन दोज सिक्योरिटीज व्हिच आर लिक्विड. यू कांट टेक टू मच ऑफ रिस्क एंड देयरफॉर योर रिस्क लोअर. ऑलराइट, सॉरी, वेयर वर वी गाइस ओवर हियर. हाँ, तो अपना so 12.5% she'll be able to invest in riskier securities over here and less risky securities over here, क्योंकि उसको बीच में सेल कर करके पैसे निकालने पड़ेंगे. सो यहाँ का पीरियड के लिए जो PVFE जो भी करोगे, डिस्काउंट रेट ये लेंगे, I by ये लेंगे, और यहाँ का पीरियड के लिए जो भी PVFE करोगे उसमें I by ये लोगे. सिंपल. ऑलराइट, नाउ सो बेसिकली मेरे को यहाँ पर इतना अक्यूमुलेट कर लेना होगा that 25,000 is enough to pay from that. सो ये सारा 25,000 का प्रेजेंट वैल्यू आई नीड टू अक्यूमुलेट ओवर हियर, और इतना अमाउंट अक्यूमुलेट करने के लिए मेरे को कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, आई नीड टू फाइंड आउट. सो ये 25,000 का PV यहां पे विल बिकम द FV फॉर ऑल दीज एक्स का वैल्यूज एंड यू विल कैलकुलेट PMT फॉर दैट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट द क्वेश्चन वेरी लॉजिकली. अच्छा, अभी 3-4 मेथड से कर सकते हैं. देखो, बिगिनिंग पीरियड एन्युइटी वाला क्वेश्चन हो गया. यहां पर वैल्यू एंडिंग मोड यूज करो, n equals to 29, PMT equals to 25,000, I by y equals to 10, compute PV. ये PV 29 रिमेनिंग वैल्यूज का PV प्लस 25,000 कर दो. वी कैन डू दैट. उससे वैल्यू आ जाएगा ना यहाँ पे 25,000 वाला वैल्यूज का PV अलग से एंड प्लस 25 यहां वाला. बोलो करेक्ट. और n equals to 30 यूज करके कंप्यूट PV एंड इनटू 1.10. तो यहां पे 30 वैल्यूज का PV आया, उसको यहां पे ले जाओ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. और या फिर BGN मोड यूज करोगे, n equals to 30 लेकर के कंप्यूट PV, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा. Either ways the answer should be the same. तीनों मेथड्स यूज करके आंसर सेम ही आएगा. 29 टाइम्स 25,000 का PV ले लो और आज का 25,000 अलग से ऐड कर दो. 30 25,000 का PV यहां आ जाएगा एक टर्म पहले, उसको इंटू 1.10 करके यहां ले आओ.
और या फिर BGN मोड यूज करके ब्रिंग ऑल द वैल्यूज ओवर, गेट द PV डायरेक्टली ओवर हियर ओनली. प्लीज मेक श्योर टू रिमूव द BGN मोड आफ्टर योर क्वेश्चन इज ओवर, अदरवाइज बहुत गड़बड़ हो जाएगा. एंड अभी स्टार्टिंग में तीनों मेथड से हमेशा आंसर्स निकाला करो, सो यूल गेट एब्सोल्युटली 100% कॉन्फिडेंट इन डूइंग एनीथिंग. मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, कोई भी मेथड से आंसर आएगा और तीनों से निकालने का ट्राई करिए भी स्टार्टिंग में. आंसर बताओ कितना आ रहा है? 259. नाउ यू डोंट हैव टू प्रेस C, मतलब ये कैलकुलेटर पे जब दिख रहा है ना, उसी टाइम पे FV दबा दो, तो दिस वैल्यू विल गेट सेव्ड इन FV. ये वापस टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. उसी टाइम पे द मोमेंट व्हेन यू हैव दिस वैल्यू ऑन द स्क्रीन, यू प्रेस FV ऑन द कैलकुलेटर, दिस गेट सेव्ड इन द FV. उसके बाद में ओवरराइट कर दो ना, I by y is equal to 12.5. Remember to do this. N is equal to 25. PV is equal to 0. एक बार डाल देना, because you never know what is stored. सारा वैल्यू ओवरराइट कर दो ना, तो ये टाइप नहीं करना पड़ेगा, वरना ये अलग से टाइप करना पड़ेगा. अपने FV प्रेस कर दिए तो ये सेव हो गया ना. So make sure you're typing all the other values and you compute PMT. And you compute PMT. You can only do this if you have been using the ending mode. अगर beginning mode यूज किए हो तो पहले मोड हटाओ, उसके बाद में वापस इसको डालो, उसके बाद में क्वेश्चन करो. इट्स वेरी इरिटेटिंग. आई वुड नॉट डू दैट. ट्राई अवॉइड यूजिंग द बिगिनिंग मोड. सो अपने ये सारा 25,000 का प्रेजेंट वैल्यू यहां लेके आए, बिकॉज इफ दिस अमाउंट इज अक्यूमुलेटेड ओवर हियर, आई विल बी एबल टू पे ऑफ ऑल द 25,000 का पेमेंट्स. माई रिटायरमेंट के लिए आई कैन स्पॉन्सर. और इतना अमाउंट यहां पे अक्यूमुलेट करने के लिए, व्हाट इज द अमाउंट दैट आई नीड टू डिपॉजिट ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द नेक्स्ट 25 years? You have to remember that the interest rate to be taken at these two time periods are different. आंसर कितना आ रहा है? सबका आ रहा है? बोलो गाइस, कंफर्टेबल टिल हियर? बुक में बहुत लंबा चौड़ा सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये सब बनाइएगा. मेक दीज थिंग्स, इट्स वेरी इजी. Everyone okay till here? Let me discuss a couple of variations. Guys, suppose I'll add a question, I'll add some variations in this question. Suppose मैं बोलता हूं कि this lady has already got $10,000 का फंड रेडी, उसके पास ऑलरेडी $10,000 का अमाउंट है. Now tell me what amount needs to be deposited every year. बाकी पूरा सम सेम है, खाली एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है that she's already got 10,000 in her savings account. So अपने कैसे सम करेंगे, इसमें क्या कहां पे क्या 10,000 का क्या इफेक्ट लाओगे? यहां पे PV को 10,000 डाल देंगे कि 10,000 ऑलरेडी है, अब उसको ये बनाना है, तो PMT का आंसर कम आना चाहिए ना 1800 से. एंड अगेन यू माइट मेक अ मिस्टेक, ये अपने को मिलना चाहिए 25 years के बाद. 10,000 आज डाल रहे हो, माइनस 10,000 डालोगे तो करेक्ट आंसर आएगा. एंड थिंक नाउ, एग्जाम में अगर ना सपोज 10,000 नहीं डाले, माइनस नहीं डाले, खाली 10,000 डाल दिए, आंसर PMT आ गया. एटलीस्ट इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि आंसर 1800 के ऊपर आ रहा है, तब तो समझ में आना चाहिए ना कि आंसर 1800 से ज्यादा नहीं हो सकता. कुछ नहीं था तब जाकर के 1800 डिपॉजिट करोगे तो ये अमाउंट हो रहा है. बट इफ यू ऑलरेडी हैव 10,000, आई हैव टू डिपॉजिट लेस अमाउंट ऑफ EMI एवरी मंथ, राइट? बोलो, गेटिंग इट? जब पहले कुछ नहीं डिपॉजिटेड था तब 1800 का EMI डालना पड़ रहा है टू गेट अ 25 का अमाउंट ओवर हियर. अच्छा, 1800 ये EMI कुछ गलती किया क्या मैंने? मंथली डालना था उसको, ठीक ही किया ना, एनुअल सब. अच्छा, ओके. सो कुछ नहीं था तब 1800 डालना पड़ रहा है. अगर आपका ऑलरेडी 10,000 बैलेंस है अकाउंट में, यू डोंट हैव टू पुट 1800, यू हैव टू पुट लेस देन दैट. सो इवन इफ यू फॉरगॉट टू पुट माइनस 10,000 एंड यू पुट 10,000 ओवर हियर, स्टिल यू शुड बी इन अ पोजीशन टू रेक्टिफाई द मिस्टेक. कम से कम PMT देख के तो समझो कि आंसर 1800 के ऊपर नहीं आ सकता, नीचे आएगा. बोलो, गेटिंग इट? तो ये सब चीज थोड़ा सा बी ओपन माइंडेड. नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, शी इज गोइंग टू रिसीव अ ग्रेचुइटी ऑफ $20,000 एट हर रिटायरमेंट. नाउ फाइंड आउट X. सपोज ये दूसरा वेरिएशन बोल रहा हूं, अब कैसे क्या चेंज करोगे?
FV में जो आएगा ये अमाउंट, इसमें -20,000 करोगे, क्योंकि यहां पे वो 20,000 उसको मिल जा रहे हैं ग्रेचुइटी से, तो 20,000 वाला पार्ट इज टेकन केयर ऑफ, सो उसको खाली रिमेनिंग 239 जमा करना पड़ेगा ना. If I'm saying that at the time of retirement she is receiving 20,000 gratuity from her company. Now let me give you another alternative. Now if I'm asking you, suppose when she's gonna die, she wants to leave बच्चा लोग के लिए $50,000 लेगेसी उसका, और चैरिटी करके जाना उसको जाएगी तब, तो वहां पे क्या होगा? कौन सा FV? ये वाला FV में. So ये 25,000 होगा, and यहाँ पे 50,000 का अमाउंट होगा. You'll add it to the future value over here, and then you'll do the calculations. बोलो गेटिंग इट? फिर वो जो पीवी आएगा वो जमा करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे पीएमटी करेंगे. बोलो फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स. इफ आई वांट टू लीव 50,000 एट द एंड, आई विल टेक द फ्यूचर वैल्यू एट 50,000. बोलो करेक्ट? ऑलराइट, सो दीज आर द वेरिएशंस. मतलब बहुत सारा कुछ किया जा सकता है, तो बहुत सिंपल सम था, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड इट सिंपल वंस यू गेट इनटू द प्रैक्टिस मोड. नेक्स्ट पोर्शन में सम के बाद आइए. इस सम के बाद में कनेक्शन बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एंड सीरीज ऑफ कैश फ्लोज वाला पोर्शन में आओ. उसमें देखिएगा टुवर्ड्स द एंड यू हैव अ हेडिंग कॉल्ड कैश फ्लो एडिटिविटी प्रिंसिपल. जस्ट मार्क दैट. कैश फ्लो एडिटिविटी प्रिंसिपल मार्क करो. राइट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. Now, क्या किया पता नहीं. देखो कैश फ्लो एडिटिविटी प्रिंसिपल में क्या होता है ना, सपोज वी हैव प्रोजेक्ट A, B, C एंड D. इसका कैश फ्लोज है Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Suppose the first project is a 2-year project, second project is a 4-year project, next one is a 3-year project, this one is a 6-year project. ठीक है? हर एक प्रोजेक्ट के लिए you calculate PV of the respective cash flows. इस प्रोजेक्ट का PV will be PV of this one, इसका PV ये PV निकालो. The total PV is the sum total of the present value of all the projects taken together. बोलो करेक्ट? सिंपल इजी चीज है. 4 प्रोजेक्ट में एंटर कर रहे हो, चारों प्रोजेक्ट का इंडिविजुअली प्रेजेंट वैल्यू निकाला कैश फ्लोज का, उसको ऐड किया तो टोटल पीवी आ गया प्रोजेक्ट का. और Y1 का कैश फ्लोज का टोटल लो, Y2 का कैश फ्लोज का टोटल लो, Y3 का कैश फ्लोज का टोटल लो, और ये टोटल का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और ये जो टोटल आएगा और ये जो टोटल आएगा वो सेम आएगा. सो कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स and sum it up to get the total PV, or calculate the total cash flows, total corresponding cash flows at different intervals, and compute the PV of that. It's going to be the same. That's all cash flow additivity principle is telling you. So So PV of the total project का cash flows is either the summation of PV of individual projects का summation, or it is equal to, it's going to be the same, PV of the summation of corresponding time period का cash flows. Are you understanding? कैश फ्लोज का टोटल ले लो, समेशन ऑफ कैश फ्लोज ले लो कॉरस्पॉन्डिंग. ऑफ कोर्स यू कैन ऐड ऑल द Y1 के कैश फ्लोज, यू कैन ऐड ऑल द Y2 के कैश फ्लोज, यू कैन ऐड ऑल द Y3 के कैश फ्लोज. तो कॉरस्पॉन्डिंग कैश फ्लोज का समेशन ले लो एंड फिर उसका पीवी ले लो, कैश फ्लो 1, कैश फ्लो 2, कैश फ्लो 3 टोटल. या फिर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो एंड वो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर दो. इफ यू अंडरस्टैंड, टाइम 1 का कैश फ्लोज को ऐड किया जा सकता है, टाइम 2 का कैश फ्लोज को ऐड किया जा सकता है, टाइम 1 का कैश फ्लो को टाइम 2 के साथ में यू कैन नॉट ऐड. एंड व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द पीवी ऑफ ऑल द वैल्यूज, दे आर ऑल कैश फ्लोज एज ऑन टाइम 0, सो देयरफॉर यू कैन ऐड देम. फॉलोइंग? सेम टाइम का कैश फ्लोज आर सेम यूनिट्स, यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एंड व्हाटएवर, कंपेयर देम.
बट नॉट अक्रॉस टाइम पीरियड्स. फॉर्मूला बिठा के भी करोगे तो सेम ही आएगा. ये डिवाइड बाय 1 प्लस आर है या ये टोटल डिवाइड बाय 1 प्लस आर कर रहे हो, एक ही बात है ना. सी इफ यू गाइस आर कंफर्टेबल टिल हियर. बोलो, are we good till here? So this completes the time value of money. You practice. We'll again spend half an hour next day first in order to practice a few questions. आप लोग पूरा का पूरा करके आइएगा, लेकिन कुछ questions and जो homework में एक question दिया था, we'll practice that, we'll revise that, and then we'll move to the next reading next day.